नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने छोटे बंदरगाह हैं, कितने बड़े बंदरगाह हैं और इन कौन से बंदरगाह से किस सामान का निर्यात किया जाता है और किसका आयात किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला पॉइंट दिया गया है कि बंदरगाह देश के व्यापार की नींव होती है और यहीं देश में आयात और निर्यात किया जाता है। यहीं मतलब जो बंदरगाह यहीं से किसी भी सामान का निर्यात भी किया जाता है और आयात भी किया जाता है। ठीक, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भारत में छोटे बंदरगाहों की बात करें तो वो 200 है, जबकि आपकी बड़े बंदरगाहों की बात करें तो वो आपके 13 हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में सातवाहन एवं चोलों की समय समय समुद्री व्यापार चरम पर था। यानी अगर बात करें समुद्री व्यापार से तो वो किसके शासन काल में था? तो सातवाहन एवं चोलों के समय समुद्री व्यापार अपने चरम पर था, यानी उस समय व्यापार किया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि प्राचीन काल में किन के शासन काल में समुद्री व्यापार किया जाता था। तो आपको याद रखना है कि चोलों के शासनकाल में और सातवाहन के शासनकाल में। ठीक है, अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो आधुनिक काल में 1856 यानी 1856 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत हुई। यानी आधुनिक भारत के बारे में बात करें, आधुनिक भारत में यदि आपकी आयात और निर्यात की बात करें तो 1856 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत हुई। ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो 13 बड़े बंदरगाह में 3 सर्वाधिक तमिलनाडु में है। यानी जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उनमें 3 जो बड़े बंदरगाह हैं वो आपके तमिलनाडु ही राज्य में है। अगला पॉइंट है कि 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है। यानी 200 जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं उनमें से जो आपकी 53 जो बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, वो आपके महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो भारत देश की कुल तट सीमा जो तट रेखा है वो आपकी 7516 किलोमीटर लंबी है। यह तट रेखा देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट करती है, जिनका विवरण निम्नवत है। यानी जो तट रेखा की लंबाई, यानी हम बात करें तट रेखा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण भारत है। ठीक है, आपको गुजरात से लेके और जो आपका ये तट है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपके पश्चिम बंगाल तक है। इसकी जो लंबाई है पूरी वो आपकी कितनी है? इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी जो लंबाई दी गई है तो कितनी है? 7516 किलोमीटर है। तो कितने राज्यों से? 13 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो हम वो देख लेते कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर ये तटरेखा जाती है। यानी सबसे तटरेखा की जो समुद्र किनारे कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में जानते हैं। यानी यहाँ पर पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो ये आपका ये जैसे प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिल और केरल यहाँ तक आ गया। ठीक है, और आपका तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये आपके कितने 13 हुए। ठीक है, गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 13 हुए। ठीक है, और अंडमान निकोबार भी द्वीप है और आपका यहाँ पर दमन द्वीप के बारे में बात की रही, लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप के बारे में बात की रही है, दमन द्वीप के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट पर हैं और 6 पूर्वी तट पर हैं और एक प्रमुख बंदरगाह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बंदरगाह 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं वो आपके 6 तो इस पश्चिमी घाट पर हैं, यानी 6 इस पश्चिमी घाट पर और 6 पूर्वी घाट पर हैं, जबकि एक आपका जो बंदरगाह है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है। तो 6 पूर्वी घाट पर हुए, 6 पश्चिमी घाट पर और एक आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार में द्वीप पर है स्थित, जहाँ की पोर्ट ब्लेयर के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं तो उनके बारे में हम विषय सूचीवार देख लेते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है,
तो उनके बारे में जान लेते हैं। यानी जैसे यहाँ पर बंदर क्रम संख्या दी गई तो बंदरगाह के नाम दिए गए, किस तट पर है तो ये भी आपको याद रखना है। यानी पश्चिमी तट के बारे में बात की रही, राज्य का नाम, कृत्रिम बंदरगाह है या फिर प्राकृतिक, उसके बारे में जानते हैं और बंदरगाह से संबंधित प्रमुख बातें समझते हैं। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कांडला बंदरगाह, यानी जो बंदरगाह का नाम है तो वो आपका कांडला बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना है। तो आपके किस तट पर, पश्चिमी तट पर है, कहाँ पर, गुजरात में। और प्राकृतिक बंदरगाह है तो ये भी आपको याद रखना है कि प्राकृतिक है या कृत्रिमिक। ठीक है, तो इसके बारे में क्या मुख्य तथ्य है उसके बारे में देख लेते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित तो ये भी आपको याद रखना है कि ये आपका गुजरात के बारे में हम बना के थोड़ा दिखा दें तो ये आपका कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ पर आपका कंडला बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर है तो ये आपका पश्चिमी घाट है। और जो गुजरात राज्य में तो ये आपका पूरा गुजरात हुआ। और प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कोई सरकार द्वारा, किसी सरकार द्वारा नहीं बनाए गए बल्कि ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बना है। ठीक है, तो ये बंदरगाह हुआ। और इससे क्या क्या मुख्य तथ्य हैं कि इससे कच्छ की खाड़ी में, तो ये आपकी कच्छ की खाड़ी और ये आपकी खंबात की खाड़ी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो दूसरा पॉइंट है कि ये बंदरगाह मुख्यतः आयात के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ से किसी भी चीज़ का आयात किया जाता है ना कि निर्यात। यानी ऐसा कौन सा भारत में बंदरगाह है जिससे सिर्फ और सिर्फ आयात किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कांडला बंदरगाह है। यानी यहाँ से विदेशों से सामान लाकर यहीं पर इस बंदरगाह पर ही उतारा जाता है। तो ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियर। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ प्रमुख आयात सामग्री पेट्रोलियम और उर्वरक है, यानी यहाँ पर पेट्रोलियम का आयात किया जाता है और आपके उर्वरक का आयात किया जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर है कि ये कांडला बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में, पश्चिमी घाट पर है और प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और इसमें जो इसमें बंदरगाह पर सिर्फ आयात किया जाता है, आयात में भी पेट्रोलियम और आपका उर्वरक आयात किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले हम दूसरे बंदरगाह के बारे में बात करें तो दूसरा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर। इन पश्चिमी घाट की बात करें, पहले गुजरात की बात करी, अब हम बात करें मुंबई की बात कर रहे हैं। तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में प्राकृतिक रूप से बंदरगाह है। इसके कौन कौन सी तथ्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये भी आप क्या रखना है कि मुंबई का जो बंदरगाह है, यानी 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उनमें जो 6 आपके बंदरगाह पश्चिमी घाट पर हैं और 6 बंदरगाह आपकी पूर्वी घाट पर हैं। तो हम पश्चिमी घाट के बंदरगाह में बात कर रहे हैं। तो पहला आपका कांडला बंदरगाह था, ठीक है, गुजरात में था, कच्छ की खाड़ी में था। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह था और वो उसमें आयात ही उस बंदरगाह पर किया जाता है पेट्रोलियम और उर्वरक का। तो हम अब दूसरे पॉइंट की बारे में बात करें तो मुंबई है, नहीं मुंबई दूसरा जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। तो और इसकी जो किस तट पर है, पश्चिमी घाट पर है, महाराष्ट्र राज्य में प्राकृतिक रूप से है। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी 13 बड़े बंदरगाहों में से सबसे बड़ा। और सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, यानी भारत का जितना भी व्यापार होता है सबसे ज़्यादा इसी बंदरगाह से होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, यानी तीसरा बंदरगाह जो है आपका न्हावा सेवा है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। न्हावा सेवा के बारे में बात करें तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इससे जो पहला पॉइंट है कि न्हावा सेवा पश्चिमी तट पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र राज्य में कृत्रिम बंदरगाह है। अब कृत्रिम क्यों बनाया गया है तो इसका देख लेते कारण क्या है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है और यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई का सहायक बंदरगाह है और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। इसका निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि मुंबई का जो बंदरगाह था उस पर अत्यधिक जो लोड होने के कारण इसको एक कॉर्पोरेट के रूप में, सहायक रूप में दूसरा बंदरगाह वहीं बनाया गया है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट पर बनाया गया। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर। तीसरे 3 बंदरगाहों को हमने अध्ययन कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं चौथे बंदरगाह के बारे में, तो आपका मुर्मगांव है। तो ये भी इसके बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट। गांव यानी पश्चिमी तट पर है। ठीक है, तो 6 बंदरगाह होंगे जो आपकी पश्चिमी तट पर होंगे। ठीक है, 5 4 नहीं, तो चौथा बंदरगाह जो आपका मुर्मुगांव है पश्चिमी तट पर है, गोवा राज्य में। और प्राकृतिक बंदरगाह, यानी अभी पश्चिमी घाट पर सिर्फ एक ही बंदरगाह प्राकृतिक आय कृत्रिमिक आय है, उसका नाम न्हावा सेवा था। ठीक है, जो मुंबई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह था। जो कृत्रिमिक बंदरगाह सबसे बड़ा भी बंदरगाह है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते क्या पॉइंट है कि ये ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है और गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान के निर्यात किया जाता है। यानी आपका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पे आपका जो केरल राज्य है, गोवा राज्य सॉरी
जो गोवा आपका है, यहाँ से गोवा से क्या होता है कि लोहा जो आंतरिक जलमार्गों से यहाँ से लाकर इस बंदरगाह तक लाया जाता है, फिर आसिया पे ईरान ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कैसा प्राकृतिक बंदरगाह है और आपका गोवा में स्थित है और पश्चिमी घाट पर मुरुगांव है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो ये आपका 5वां बंदरगाह होगा। 5वें बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं, यानी न्यू मंगलौर, पश्चिमी तट पर है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी अभी पश्चिमी घाट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कृत्रिम बंदरगाह था, वो आपका न्हावा शिवा बंदरगाह था। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कुद्रुमुख का जो लोहा है वो अयस्क, यानी कुद्रुमुख का लोहा अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके कर्नाटक राज्य में कुद्रुमुख लोहा अयस्क होता है, यहाँ से ही विदेश के लिए निर्यात किया जाता है, क्या, लोहा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, न्यू मंगलौर आपका जो बंदरगाह है पश्चिमी तट पर है, कर्नाटक राज्य में है और प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो पश्चिमी घाट का अंतिम बंदरगाह है। देख लेते हैं, कोचीन पश्चिमी तट पर है, केरल राज्य में है और प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और इससे जो पॉइंट कौन सी, मन्नार की खाड़ी पर स्थित है और यह एक छिछला बंदरगाह है, अतः यहाँ बड़े जहाज तट से कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं तथा छोटी सामग्री जहाज से लाया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो ये समझ गए आप कि ये कुछ बंदरगाह थे जो आपके पश्चिमी तट पर थे। और इनमें जैसे कि पहला गुजरात में था, दूसरा आपके महाराष्ट्र में 2 थे, मुंबई बंदरगाह और न्हावा शिवा बंदरगाह, फिर एक गोवा में आया आपका, फिर कर्नाटक में आया और आपका फिर एक केरल में। ठीक है, तो ये 6 बंदरगाह हुए। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें, तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। यानी तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी तट पर है, तमिलनाडु राज्य में और प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मत्स्य उद्योग अधिक होने के कारण इसे मत्स्य पतन भी कहा जाता है। तो ये आपकी जो तूतीकोरिन है, यानी तमिलनाडु पे यहाँ पर छिछला समुद्र होने के कारण कम से कम 5 किलोमीटर दूर ही समुद्र में बड़े जहाज़ों को रोक दिया जाता है। फिर यहाँ से छोटी छोटी नौकाओं से उस सामान को लाया जाता है। ठीक है, फिर आपके तट पर लाया जाता है। ठीक, ये पॉइंट को ले, तो कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु राज्य में। और इसे मत्स्य कहते हैं क्योंकि छिछले समुद्र में ही, छिछले पानी में ही आपकी मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं, जिस कारण से इसे हम छिछले बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है, यानी जो 8वां बंदरगाह है उसके बारे में बात करें, चेन्नई बंदरगाह है, पूर्वी तट पर है, तमिलनाडु राज्य में है, कृत्रिम बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। यानी कृत्रिम बंदरगाह तो है लेकिन वो सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें, 9वां, यानी एन्नौर बंदरगाह, वो आपके पूर्वी तट पर है, तमिलनाडु राज्य में, कृत्रिम है। और यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। यानी आपको जो चेन्नई बंदरगाह है ये भी कृत्रिम है, लेकिन कृत्रिम का एक और सहायक बनाया गया है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देश का प्रथम कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से है कि ये पूछा जाएगा कि कौन सा बंदरगाह कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह, यानी यहाँ पर कंप्यूटर से सभी काम किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा, एन्नौर, पूर्वी तट पर, तमिलनाडु में, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बारे में बात करें, 10 नंबर पर जो आपका बंदरगाह आ रहा है वो आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह, पूर्वी तट पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, प्राकृतिक बंदरगाह है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह, यानी गहराई की बात करें सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई का बंदरगाह था। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह भी मुंबई का ही था। और पुराना सबसे कृत्रिम पूछे तो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई में। इससे कौन पॉइंट है कि ये सबसे गहरा है, यानी जो आपके आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह, वो आप देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो आप समझ गए इस पॉइंट को कि जैसे कि आपका ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, यदि यहाँ बंदरगाह है तो बंदरगाह की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं होने के कारण, ताकि उन पर सीधी आकर हवाएं ना चलें, जिस कारण से वहाँ पर पानी के जो लहरें होती हैं वो टकराए ना, कि यानी यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है,
उस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। तो आप समझ गए होंगे, हम बता दें आपको, ये प्राकृतिक जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये पे। तो यहाँ पर समुद्र में कुछ दूरी पर यानी एक डॉल्फिन नामक नोज यानी पहाड़ी है। तो क्या होता है कि जब समुद्र की लहरें होती हैं तो लहरें होती हैं वो इन्हीं से टकरा कर वापस हो जाती हैं। यानी ये बंदरगाह सुरक्षित रहता है क्योंकि खुले में होने के बावजूद भी इसमें लहरें तेज़ी से साथ टकरा नहीं पाती, जिस कारण से ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है समुद्री हवाओं को सुरक्षित रखता है। यानी यहाँ पर एक पहाड़ी है पूरा उस बंदरगाह से कुछ समुद्र दूरी में, तो यहाँ पर जो लहरें होती हैं वो इसी टकरा कर वापस हो जाती हैं। ये बंदरगाह जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट है यानी पारादीप बंदरगाह है, वो भी आपकी पूर्वी तट पर है, उड़ीसा राज्य में है। प्राकृतिक बंदरगाह है, झारखंड और उड़ीसा का लोहा यहीं से जापान निर्यात किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको उड़ीसा है और उड़ीसा से और झारखंड से जो भी लोहा प्राप्त होता है वो आपके इसी बंदरगाह से आपका जापान जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह, पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि कोलकाता यानी हल्दिया, कोलकाता हल्दिया दोनों एक साथ बंदरगाह हैं, पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में, प्राकृतिक हैं। दो बंदरगाह हैं लेकिन दोनों को एक साथ ही कहा जाता है। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं है बल्कि यानी इसका मतलब ये है कि आपका ये जो आपका पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसे हम सही बना देते हैं, आप समझ जाएंगे कि हल्दिया और कोलकाता दोनों एक साथ बंदरगाह कैसे कहे जा सकते हैं। ये आपका बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। और क्या होता है कि जो आपकी हुगली नदी है वो आपके मिलती है हुगली नदी पर ही, यानी जो कोलकाता है वो हुगली नदी पर बसा है। तो आपका एक तो बंदरगाह हुगली नदी पर है, एक बंदरगाह आपका कहाँ पर? समुद्र तट पर। तो वही लिखा है कि कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं है। जो कोलकाता बंदरगाह है वो आपके हुगली नदी तट पर है, यानी समुद्र से अंदर, यानी पश्चिम बंगाल राज्य में ही आपके कोलकाता में जो आपकी हुगली नदी गुजरती है उसी पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कोलकाता बंदरगाह है वो समुद्र पर ना होने की हुगली नदी पर स्थित है। इस हुगली नदी पर स्थित। दूसरा पॉइंट है कि हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। यानी जो आपकी समुद्र तट पर स्थित है वो आपका हल्दिया है, जबकि जो कोलकाता बंदरगाह है वो आपके हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो कि सहायक बंदरगाह है। और अगला पॉइंट है कि खिदिरपुर एवं डायमंड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अंतिम जो आपका बंदरगाह है वो आपका है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार और प्राकृतिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपकी जो श्रृंखला है आपकी अंडमान निकोबार दी जो उसमें पोर्ट ब्लेयर है उस पर ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये कुछ 13 बंदरगाह थे जो आपने मेरे साथ जाने, वो किस राज्य में है, कैसा प्राकृतिक है या कृत्रिम है, और उसका नाम क्या है और किस तट पर। तो आपने समझा, प्राकृतिक 6 बंदरगाह आपके पश्चिमी घाट पर थे और 6 बंदरगाह आपके पूर्वी घाट पर थे। तो देश में कुछ छोटे छोटे जो 200 बंदरगाह हैं उनमें जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं राज्यों में उनके बारे में जान लेते हैं। यानी कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में जानते हैं। जो छोटे छोटे आपके 200 बंदरगाहों में से कुछ पॉइंट इस प्रकार से, यानी कुछ बंदरगाह हैं कि जैसे कि आपकी बंदरगाह का नाम दिए गए, राज्य दिए, जैसे मांडवी गुजरात में, ओखा गुजरात में, द्वारिका गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में, भावनगर गुजरात में। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो आपके 5 बंदरगाह हैं, ठीक है, जो आपके 5 बंदरगाह हैं वो आपके गुजरात राज्य में कौन कौन सी? मांडवी, ओखा, द्वारिका और पोरबंदर और भावनगर। ठीक है, और अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया अगला है कि रतनगिरी महाराष्ट्र में, कारवार जो कर्नाटक में, ठीक है, महाराष्ट्र में एक ही छोटे बंदरगाह है। और आपका कासरगोंड केरल में है, कनानूर जो आपका बंदरगाह केरल में है। तो कोझिकोड ये भी केरल में है, क्विक्लोन केरल में है, एलेप्पी केरल में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो केरल में है वो आपके केरल राज्य में हुई। तो ये आपके 4 बंदरगाह हैं जो आपके केरल राज्य में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 जो आपके बंदरगाह हैं जो आपके छोटे छोटे, कारवाड़, कासरगोड और आपका कनारनूर, कोझिकोड, क्विलोन, एलेप्पी और, ठीक है, तो ये आपके केरल राज्य में। तो और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो आपका
13वां बंदरगाह यानी टोंडी बंदरगाह तमिलनाडु में, नागपट्टनम जो बंदरगाह तमिलनाडु में, कराईकल बंदरगाह तमिलनाडु में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, एन्नौर बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में, और गोपालपुर बंदरगाह जो आपका उड़ीसा में। तो ये कुछ 200 जो महत्वपूर्ण 200 जो बंदरगाह देश में थे, उनमें से जो 18 बंदरगाह ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने हमारे साथ इन बंदरगाहों के बारे में जाना, समझा। तो यदि आपको लगे कि ये नोट डाउन करने लिए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ या पार्ट बचे हुए हैं और सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।